नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। एक विषय पर चर्चा करना है, बहुत लंबी चर्चा है, छोटी चर्चा ही करूंगा मैं यहाँ पे आपसे। वो है सेपरेशन ऑफ पावर पर। कारण यह है कि पार्लियामेंट ने अभी वक्फ एक्ट बनाया और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 क्लॉजेस पर स्टे लगा दिया है। स्टे कहें टेक्निकल टर्म में तो नहीं लगाया है, लेकिन जो फैसला वहां पर आया कि सरकार से बुलवाया गया है कि आप इन दोनों मसलों पर इतने समय तक काम नहीं करेंगे। तो एक तरह का स्टे लगाना ही हुआ कि हम नहीं लगा रहे, तुम खुद ही मान लो कि तुम इस पर काम नहीं करोगे। तो एक तरह का स्टे ही हुआ। यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर समझना है, क्या न्यायपालिका विधायिका के काल के काम में इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रही है? क्योंकि एक और मुद्दा यहां पर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को डिक्टेट किया है कि आप किसी भी बिल को पास करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 3 महीने का समय है। क्या यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को वायलेट नहीं कर रहा है? इसी बात को समझते हैं। पहले समझ लेते हैं शक्ति का पृथक्करण है क्या। एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मॉन्टेस्क्यू ने द स्ट्रीट ऑफ लॉज नाम से किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने कहा, चूंकि राजा का शासन था उस दौर पे, तो राजा ही था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश। यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि राजा ही वहां पर विधायिका था, राजा ही कार्यपालिका था और राजा ही न्यायपालिका था। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा कि हमें राजा की शक्तियों को बांटना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए कि विधायिका कोई हो, मतलब जो लॉ बनाए वो कोई और हो, लॉ को एग्जीक्यूट कोई और करे और लॉ को चेक कोई और करे, और इनके बीच एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और यही चेक एंड बैलेंस ही आगे चल के शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत बना। अमेरिका ने इसको अपने यहां स्वीकार किया। भारत में भी इस विधि को अपनाया गया। अब चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसे में यहां पर कार्यपालिका और विधायिका ये कमोबेश एक ही बॉडी हो गए। कारण यह है कि जो व्यक्ति विधायिका का भाग होगा वही कार्यपालिका भी का काम करेगा। यहां पर जैसे अगर आपको प्रधानमंत्री या मंत्री बनना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं है शुरुआत में तो आपके पास 6 महीने का समय है, आप बन जाइए मेंबर। लेकिन 6 महीने में आप मेंबर नहीं बनेंगे तो फिर आप उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। यह सीधे तौर पर यहां पर सिद्धांत कहा गया है। ऐसे में कार्यपालिका विधायिका एक बॉडी हो गई और न्यायपालिका अलग हो गई। अब इस विषय को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आए। पहली बात तो यह हुई कि क्या पार्लियामेंट के पास अधिकार है अमेंडमेंट करने का। इसको लेकर बहुत डिस्कशन हुआ। आर्टिकल 368 के तहत यह कहा गया है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इलैबोरेट कर दिया। कहा कि हां, बात सही है, हमें हर बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनानी पड़ेगी। हम यहां पर यह अधिकार इसके अकॉर्डिंग यहां निकलता है 368 के अकॉर्डिंग कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, पर पार्लियामेंट द्वारा किया गया अमेंडमेंट किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना कर रहा हो। लेकिन यह बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसको डिफाइन नहीं किया गया। धीमे धीमे करके कई सारे केसेस और आए जहां पर इसको जस्टिफाई करवाया गया। 1994 में केस हुआ था एसआर बोम्मई केस। उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसको लेकर यह काम कहा गया कि भाई देखो, राष्ट्रपति शासन लगाना यह पार्लियामेंट का अधिकार है, जो केंद्र सरकार उसका अधिकार है, लेकिन वह अपने मन से कहीं भी इसको अप्लाई नहीं कर सकती। चलिए, यह बात ठीक था, वरना कई बार क्या होता था कि कई सारी कांग्रेस की सरकारों ने बेधड़क लगाया है इमरजेंसी। जैसे कि इंदिरा जी की सरकार ने यहां पर लगाया था इमरजेंसी और उसके बाद कई राज्य सरकारों को उन्होंने यहां पर अपदस्थ कर दिया था। लेकिन हाँ, एसआर बोम्मई केस के बाद राष्ट्रीय शासन का लगना राज्यों में बहुत कम हो गया। राज्य अपने स्वेच्छा से लगवाएं तो अलग बात है कि वहां पे फेलियर हो गया वहां की मशीनरी का, तो लग गया इमरजेंसी, या उसे हम राष्ट्रीय शासन यहां पर कहते हैं, यह लग गया वहां पर। अब बात यह आ गई है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी डेमोक्रेसी की सुप्रीम बॉडी होती है, उसी के पास अधिकार है कि वह कोई भी लॉ बना सकती है। लॉ बनाने का अधिकार कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास नहीं है, यह केवल विधायिका का अधिकार है। अब जैसे वक्फ बिल की बात कर लें तो वक्फ बिल को पहले जेपीसी में भेजा गया, वहां पर डिस्कशन हुआ। उसके अलावा लगभग 1 करोड़ लोगों से भी बात की गई, उनसे भी यहां पर राय मशवरा किया गया। उसके बाद लगभग 30 घंटे की बैठक हुई। उस बैठक के बाद बिल यहां पर पास हुआ। अब उसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के साइन के माध्यम से एक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब यह चला गया सुप्रीम कोर्ट में याचिका के रूप में। अब मुझे यह बताइए कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में विधायिका अगर उसको
एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत पास करके उसको एक्ट बना रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अधिकार यहां पर होना चाहिए उस एक्ट को चेंज करने का? अब इस पर चर्चा होनी जरूरी है। क्या न्यायपालिका विधायिका के काम में इंक्रोचमेंट नहीं कर रही है? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में विधायिका के द्वारा बनाया गया नियम सर्वोपरि होता है। लेकिन यहां पर जैसे एनजेसी वाले केस में हुआ कि कॉलेजियम व्यवस्था की जगह पे एनजेसी लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, इस वजह से इसको रद्द किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में, क्योंकि जवाबदेह कौन है? जवाबदेह यहां पर विधायिका है, जनता के बीच में उसको जाना है, क्योंकि उसके लोग चुनकर आते जनता के माध्यम से। हमारे न्यायपालिका के लोगों को यहां पर जवाबदेही नहीं देनी है, वह जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में विधायिका के कार्य क्षेत्र में एंट्री क्यों हो रही है? एक और बात यहां कहना चाहता हूं, जैसे अभी तमिलनाडु वाले केस में हुआ कि वहां पर राज्यपाल ने कुछ बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट तक गई तमिलनाडु सरकार। तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, उसको 3 महीने के अंदर डिक्टेट यहां पर साइन करना पड़ेगा, हां या ना इसको बोलना पड़ेगा। एक्चुअली राष्ट्रपति के पास एक वीटो का अधिकार होता है, उसमें एक वीटो होता है पॉकेट वीटो, कि ना हम हां कर रहे हैं ना हम ना कर रहे हैं। पॉकेट वीटो का उपयोग वह मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा किसी और बिल में अगर वह साधारण बिल है तो उसमें वह चेंज कर सकता है या उसको अपने पास रोक सकता है। तो पॉकेट वीटो को लेकर यहां पर आपने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वह पूरे तरीके से राष्ट्रपति के अधिकारों का हनन है। तो क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है? एक बात और मैं कहूं, आर्टिकल 143 वह यह कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह सलाह नहीं दे सकता है, और राष्ट्रपति के पास भी यह अधिकार है कि वह उस सलाह पर यह मना कर दे कि हम काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि दोनों बाइंडिंग नहीं है। राष्ट्रपति सलाह मांगे, सुप्रीम कोर्ट ना दे, कोई दिक्कत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे और राष्ट्रपति उसको ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति को डिक्टेट किया जा रहा है। क्या यह संवैधानिक है? क्या शक्तियों के पृथक्करण में यह बात नहीं है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट धीमे धीमे अपने आप को उच्च संसद के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है किसी भी कानून की। लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी कानून को पास कर रहा है तो क्या उस कानून को बदलने का अधिकार न्यायपालिका के पास है? अगर है तो फिर यह पूरे तरीके से देश में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को वायलेट कर रहा है। और यह केशवानंद भारती का वह केस जहां पर कहा गया कि कुछ भी अमेंडमेंट होगा, अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो वह चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर यही दिखाई दे रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का प्रयास कर रहा है तो यह एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ही है। तो बात स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है न्यायिक समीक्षा करना, ना कि नया कानून बनाना। ऐसे ही विधायिका का अधिकार है कि वह नया कानून बनाए और अगर सर्वसम्मति से यहां पर पास हुआ है उसको पूरे देश में लागू करवाए। दोस्तों, यह थी मेरी समीक्षा इस विषय पर। बाकी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और ऐतिहासिक मुद्दे के। मैं सुधांशु को इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।